फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया था। क्या कहना चाह रहा है जरा समझिए। कह रहा है कि टू कॉनकेव मिरर ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप देखो यहाँ पर दो कॉनकेव मिरर है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका भी आर और इसका भी आर है, ठीक है ना। आर फिक्स्ड ऑन ए स्टैंड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। द होल सिस्टम हैज ए मास एम। मतलब आप देख सकते हो कि इस पूरे सिस्टम के पास मास एम था, ठीक है। इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। हमने इसको फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा था। मुझे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टू ब्लॉक्स ए एंड बी, आप देख सकते हो कि एक ब्लॉक ए है और दूसरा ब्लॉक बी है, दोनों के पास मास एम है, ठीक है। आर प्लेस्ड ऑन द टू साइड्स ऑफ द स्टैंड एट टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड। द सेपरेशन बिटवीन ए एंड द मिरर इज 2r। बिल्कुल आप देख भी रहे हो कि समय 0 सेकेंड पे इस मिरर के साथ इसका जो सेपरेशन है वो 2r है और इसके साथ भी जो सेपरेशन है वो भी 2r है। देखो लिखा हुआ है द ब्लॉक बी मूव्स टुवर्ड द मिरर। अब ये ब्लॉक v वेलोसिटी से इस मिरर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना बच्चों, एट ए स्पीड v। और जितने भी कोलिजन मान लीजिए संभव होगा तो वो सारे कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है। हमें बोला गया क्वेश्चन में कि टेक x इक्वल टू 0 एट दिस लोकेशन, और यही x एक्सिस है और x इक्वल टू 0 इसको लीजिए। तो मुझे पूछा जा रहा था कि फाइंड पोजीशन ऑफ ए एंड बी। पोजीशन ऑफ ए एंड बी एट टाइम, पहला है r बाई वी। हम लोग एक एक करके अच्छे से एनालाइज करें। जरा समझिएगा कि यहाँ पर कैसे बनाएं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों मैंने ये सोचा कि अगर मान लीजिए ये v वेलोसिटी से जा रहा है, मिरर तो रेस्ट पर है और ये भी रेस्ट पर है, मूव तो इसको करना था। तो अगर ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तब आप क्या कहोगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आप कहोगे कि चूंकि हमें और कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, मीन्स s बराबर वी टी। और हमें यहाँ पर दे रखा है कि टाइम का वैल्यू है r बाई वी। इसका मतलब हमें s का वैल्यू यहाँ से पता लग चुका है कि s का वैल्यू r है। इसका क्या मतलब है कि ये ब्लॉक यहाँ से चलते हुए r डिस्टेंस आ चुका है, ये ब्लॉक यहाँ से चल के r डिस्टेंस आ गया था। इतने समय में ये इससे कोलाइड तो नहीं करेगा बच्चों। क्यों नहीं कोलाइड करेगा? क्योंकि जो दोनों के बीच के सेपरेशन आप देख रहे हो, ये दोनों के बीच के सेपरेशन 2r है, दोनों के बीच का सेपरेशन 2r है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि इतने समय पे ये ब्लॉक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आ सकता है, इस लोकेशन तक आ सकता है। आप समझ रहे हो, ये ब्लॉक इस लोकेशन तक आ सकता है। तो हमसे पूछ रहा था कि इस केस में ये बताइए कि दोनों बॉडी का इमेज कहाँ बना था। तो चलिए मैं एक एक करके एनालाइज करता हूँ। अब ज़रा सोचिएगा, सबसे पहले एट फर्स्ट बी, मैं बी की बात कर लेता हूँ। तो मुझे ऐसा महसूस होगा कि बी यहाँ से चल के यहाँ पहुँच चुका है, और ये जो लोकेशन आप देख रहे हो, ये लोकेशन क्या कहलाया, x इक्वल टू आर ओनली। सोचिए ना, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2r है और ये r डिस्टेंस कवर कर चुका है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है सिर्फ r है। अब यहाँ पर सोचना होगा आपको कि ऑब्जेक्ट इतने समय पे ये बॉडी B इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ चुका है। ये बॉडी B इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ चुका है, मतलब यहाँ आ चुका है। और अगर कोई बॉडी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो उसका इमेज वहीं पर बनना था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ बी,
लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर, सिर्फ आर ही लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ बी जो होगा वो सिर्फ आर डिस्टेंस पे ही होगा, कारण अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तो उसका इमेज भी इसका इमेज भी वहीं पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ बी इज इक्वल टू आर, मतलब यही के यही बन जाएंगे। लेकिन अब हमें एक चीज़ और डिस्कस करना है, यहाँ पर हमें डिस्कस करना है लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ ए। अब जरा सोचिएगा यहां कहानी क्या बन रहा है, क्योंकि ये बॉडी इससे तो टकराया नहीं, तो ये तो रेस्ट पर ही था। तो इस केस में ये बॉडी ये तो मूव किया ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि इस मिरर के ये कितने डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस पे है -2r पे। कितने डिस्टेंस पे है? -2r पे। और इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? इसका फोकल लेंथ हो जाएगा r/2, लेकिन माइनस में, बिकॉज इसका मुझे r गिवन है भाई। तो हमें निकालना क्या है? इसका इमेज। तो कैसे निकालेंगे? 1/v + 1/u = 1/f। 1/v प्लस में 1/-2r = 1/r/2 माइनस में। इसका मतलब 1/v = माइनस में 2/r प्लस 1/2r। और डाटा क्या मिल रहा है बच्चों? डाटा मिल रहा है 2r, दिस इज -4 + 1, दिस इज -3/2r। इसका मतलब इसका जो इमेज बना है वो माइनस में 2r/3। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आ रहा है कि जो इमेज का लोकेशन होगा, ए का लोकेशन जो होगा वो होगा माइनस में 2r/3। ए का जो लोकेशन होगा वो होगा माइनस में 2r/3। और बी का जो लोकेशन होगा वो r पे होगा। इसका मतलब यही इसका आंसर हो गया। एट टाइम इक्वल टू r/v सेकेंड पे एक्स ए का जो लोकेशन होगा, ए बॉडी का जो इमेज का लोकेशन होगा वो -2r/3 होगा, और बी बॉडी का जो इमेज का लोकेशन होगा वो x = r होगा, वेयर x = 0 इज टेकन एज दिस ऑरिजिन। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट पे हम लोग आते हैं, ठीक है ना? अच्छे से इसको नोट करो, जल्दी से फटाफट नोट करो। हम इसके चलिए आप लोग नोट कर लिया। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। बच्चों हमें क्या बोला गया कि सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था? देखिएगा कि जब समय का वैल्यू 3r/v था, तो मतलब एट टाइम इक्वल टू 3r/v। बहुत ही अच्छा केस है, बहुत अच्छा केस है। आपको समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है ये। देखिए एक बात बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से हमें बोला गया कि जब समय बराबर 3r/v होगा तो लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ ए और लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ बी क्या होगा? तो इसको हम ऐसे एनालाइज करेंगे कि 3r = vt। इसका मतलब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 3r। अरे समझ रहे हैं ना आप लोग? इसका मतलब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 3r डिस्टेंस कवर किया है। इतने समय पे ये 3r डिस्टेंस कवर करेगा। अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है, देखिए कैसे इस क्वेश्चन को डील किया जाएगा। आप अच्छे से जान रहे हो कि यहाँ से इस मिरर से इसका लोकेशन सिर्फ 2r है। इसका मतलब एट टाइम इक्वल टू 2r/v, इतने ही समय पे ये वाला मास जो m देख रहे हो ये तो कोलाइड कर जाएगा भाई, कोलाइड विद मिरर। ये बात तो तुम समझ रहे हो कि जब समय इक्वल टू 2r/v होगा तो उतने ही समय पे ये ब्लॉक यहाँ पहुँच जाएगा और इसको ठोकर मारेगा। और मुझे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, जरा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कहीं, मैंने क्वेश्चन में दिया था
कि द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। देखिए, द कोलिजन्स विच आर टेक्स प्लेस आर इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तो अगर कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है तो इस केस में हम क्या कहेंगे? इस केस में हम कहेंगे कि ब्लॉक बी ब्लॉक्स चेंजेस blocks interchanged its velocity, बिकॉज कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन के दौरान हम कहेंगे कि ये दोनों ब्लॉक्स अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेगा, कारण दोनों का मास इक्वल है। और हम जानते हैं +1 में पढ़े थे कि इलास्टिक कोलिजन के दौरान अगर मास इक्वल हो तो वेलोसिटी दोनों का इंटरचेंज हो जाएगा। ये बात तो मैं पहले से पता है। इसका मतलब ये v वेलोसिटी से जा रहा था और ये तो रेस्ट पर बैठा हुआ है। तो अब कहानी जरा समझिए। एट टाइम इक्वल टू 2r/v सेकेंड पे, टाइम इक्वल टू 2r/v सेकेंड पे ये इसको जाके ठोकर मार देगा, और जैसे ठोकर मारेगा तो हम कहेंगे कि ब्लॉक बी रेस्ट पर आ गया। ब्लॉक बी तो रेस्ट पर आ गया भाई, ब्लॉक बी यहां पहुंच चुका है। लेकिन मिरर जो होगा इज मूविंग विद वेलोसिटी v, मतलब इसके वेलोसिटी लेकर के ये मिरर मूव कर जाएगा और ये अपना वेलोसिटी इसको दे देगा। अगर ये अपना वेलोसिटी इसको दे दिया तो ये यहीं पर आकर के बैठ गया। मतलब ब्लॉक बी कहाँ पर है? ब्लॉक बी कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा कि x इक्वल टू 0 पे पहुंच चुका है ब्लॉक बी। अब समझिए ब्लॉक बी कहाँ आ गया है? x इक्वल टू 0 पे आ चुका है। लेकिन जरा समझने की फिर से कोशिश करिएगा। अब चूंकि मिरर मूव कर गया है v वेलोसिटी से, अब अगर इस सिस्टम में मिरर v वेलोसिटी से मूव करेगा तो कितना समय बचा हुआ है? 2r/v समय तक तो ये चल दिया था। अब बचा कितना है? सिर्फ r/v बचा कितना है? सिर्फ r/v समय। r/v समय तक ये आगे मूव करेगा, और ये अगर आगे मूव कर गया तो हम क्या कहेंगे कि इसने r डिस्टेंस कवर किया है। r/v समय में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? r डिस्टेंस कवर किया है। इसका मतलब ये वाला मिरर r शिफ्ट कर गया, r डिस्टेंस इधर शिफ्ट कर गया। तो अगर ये r डिस्टेंस इधर शिफ्ट कर गया मतलब यहाँ पहुँच चुका है मिरर। तो अब जरा समझिए, ये r डिस्टेंस इधर आ चुका है और ये ब्लॉक यहाँ था, ये ब्लॉक यहाँ पहुँच चुका है, ये ब्लॉक यहाँ पहुँच चुका है और ये मिरर यहाँ आ चुका है। अब अगर ये r डिस्टेंस कवर करेगा तो जरा देखिए, ये सेपरेशन तो 2r था। तो इस ब्लॉक के लिए अब ये मिरर कितने डिस्टेंस पे है? सिर्फ r डिस्टेंस पे है भाई। सोचिए, इस ब्लॉक के लिए ये मिरर कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है। और ये ब्लॉक के लिए मतलब ये ब्लॉक तो अब यहाँ आ चुका है। इस ब्लॉक के लिए भी ये मिरर जो कि यहाँ है अभी कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है। तो मैं क्या बोलूँगा कि अब देखिए यहाँ पर ऐसे कहानी दिख रहा है मुझे कि भाई ये तो ऐसे था, तो इसके भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये रखा हुआ है और इसके भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये वाला ब्लॉक होगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बॉडी है, तो उसका इमेज वहीं पर ट्रेस किया जाएगा। मतलब जहाँ था वहीं पर इमेज ट्रेस किया जाएगा। इसका मतलब अगर मैं लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ ए पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा कि सर जी यही के यही होंगे। अरे यही के यही होंगे क्योंकि r डिस्टेंस पे होगा, मिरर यहाँ था तो r डिस्टेंस पे था। तो अगर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इसका इमेज तो यही बनना चाहिए। मतलब लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ ए इज -2r। लेकिन अगर लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ बी की बात करूं तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों? जरा सोचिए। लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ बी जो होगा, जरा समझने की कोशिश करिए कि चूंकि ये मिरर अब यहाँ आ चुका है और ये ब्लॉक x इक्वल टू 0 पे था, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ से तो r डिस्टेंस पे है वो,
ये बॉडी जो होगा, जो यहाँ हो आ गया, आ चुका है, इसके लिए ये मिरर ये वाला है, इसके लिए कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ ये बॉडी, तो इसका इमेज तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, मतलब यही के यही इमेज बन जाएंगे। इसका मतलब लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ B इज इक्वल टू x इक्वल टू 0। और हमारा फाइनल आंसर क्या आया कि एक्स ए इक्वल टू लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ A इक्वल टू माइनस में 2r और लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ B इक्वल टू 0। और हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आइए फटाफट इसको नोट करिए, क्योंकि मैं इससे आगे अब थर्ड पार्ट पे आऊँगा। बहुत तो चलिए, तो आप लोगों ने बच्चों 2 पार्ट एनालाइज कर लिया था। कौन कौन से टाइम पे एनालाइज किया था? टाइम इक्वल टू r/v और टाइम इक्वल टू 3r/v। अब जो बहुत महत्वपूर्ण केस आ रहा है उसको समझना पड़ेगा आपको। मैंने आपसे कहा एट टाइम इक्वल टू 5r/v। अरे ये तो कमाल हो गया यार, इसमें तो मुझे स्टेप बाय स्टेप समझना होगा, इतना आसान तो है नहीं। अब इसको कैसे एनालाइज करें? क्या आप इसको सोच सकते हो? मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पहले सोचो, देन इसको मैं डिटेल्स में बताऊंगा कैसे करने हैं। जल्दी से सोचो फटाफट। चलिए, तो आप लोगों ने सोच लिया, अब इसको देखो फटाफट। देखो ये बॉडी B v वेलोसिटी से जा रहा था। अब तुम क्या बोलोगे कि इसको चलना है 5r/v समय तक, मतलब इसको नहीं चलना है, हमें समय पूछ रहा था, हमें समय दे रखा है कि जब 5r/v होगा तो उस केस में लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ B क्या होगा और लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ A क्या होगा। तो बच्चों हम लोगों ने ऐसे सोचा कि यार जब समय 2r/v होगा, जब समय 2r/v होगा तो ये ब्लॉक बी सोचिएगा, ब्लॉक बी जो होगा, अरे यार ये तो ओरिजिन पे आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू 0 पे आ चुका होगा। और उस सिचुएशन में जरा समझना, ये ब्लॉक तो यहाँ जा चुका है, ब्लॉक बी इसके ओरिजिन पे आ चुका है, मतलब x इक्वल टू 0 पे आ चुका है टकराने के बाद। और ये आकर के 2r/v समय पे ही, क्योंकि इसने 2r डिस्टेंस कवर कर लिया, और जैसे 2r डिस्टेंस कवर किया तो तुम क्या कहोगे कि अरे ये तो इसको ठोक दिया पीछे से। और जैसे इसको इसने पीछे से कोलाइड कर दिया, तो चूंकि इलास्टिक कोलिजन है तो ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा और इसकी वेलोसिटी ये ले लेगा। अगर इसकी वेलोसिटी इसने ले लिया तो ये आगे मूव कर गया, और अगर इसकी वेलोसिटी ये ले लिया तो ये यहीं पर आकर के रेस्ट पे आ गया। इसका मतलब ये यहीं पर रेस्ट पे आ चुका है। और हम कहेंगे कि अब इस सिचुएशन में ये जो मेरा मिरर है, ये मिरर मूव कर जाएगा v वेलोसिटी से। अब जरा समझिएगा, इस मिरर को भी मूव करने दीजिए। अब ये मिरर मूव करता रहा और मैं कहूँगा कि यार इसके सामने में एक और ब्लॉक है जो कि 2r डिस्टेंस पे है, तो नेक्स्ट 2r/v समय पे, मतलब जब समय 4r/v पे पहुंच चुका होगा, मतलब समझ रहे हो ना बात तुम। इसका क्या मतलब है कि अगले 2r/v समय पे ये ब्लॉक, ये सिस्टम, ये जो मिरर देख रहे हो, ये इसको कोलाइड कर देगा, है ना। उस वक्त ये बॉडी यहाँ होगा और ये इसको जाके पीछे से ठोक दिया। इस सिचुएशन में तुम क्या बोलोगे कि चूंकि कोलिजन सारे इलास्टिक कोलिजन है, तो इस केस में मिरर कहाँ पहुँच चुका है? मिरर पहुँच चुका है -2r लोकेशन पे, और वो रेस्ट पर आ जाएगा। बोलिए, और इसकी वेलोसिटी लेकर के बॉडी ए मूव कर जाएगा v वेलोसिटी के साथ। और देखो 4r/v समय तक तो पहुंच चुका है, मेरे पास बस एक ही समय बचा है r/v समय। तो r/v समय पे
अगले आर बाई वी समय पे, मतलब अब लास्ट में 5r/v पे हम लोग पहुंच रहे हैं। तो अगले r/v समय पे हम कह सकते हैं, जरा समझिएगा, अगले r/v समय पे मैं कुछ इस प्रकार सोच रहा हूं कि अगले r/v समय पे ये बॉडी, ये देखो, ये जो था ये तो आ चुका है भाई, -2r पे आ चुका है मिरर, लेकिन ये बॉडी खिसक के आगे चला जाएगा। और जो बॉडी ए है, जो बॉडी ए है उसका जो लोकेशन हो जाएगा वो तुम क्या कहोगे? उसका लोकेशन हो जाएगा x = -3r, क्योंकि ऑलरेडी वो 2r पे तो था ही और r डिस्टेंस और कवर कर गया वो। इसका मतलब उसका जो लोकेशन हो गया वो -3r लोकेशन है। अब हमें पता करना था कि भाई इस सिचुएशन में ए का और इस बी का इमेज का लोकेशन क्या है। तो हम ऐसे सोचेंगे कि 4a, ध्यान दीजिएगा, 4a, ए के लिए जरा समझिएगा, ए के लिए ये मिरर कितने डिस्टेंस पे है? ए के लिए ये मिरर कितने डिस्टेंस पे है, सोच के बताइएगा। तो आपका जवाब होगा कि ए के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा -r। अरे बोलिए ना, क्योंकि ये मिरर तो अब यहाँ आ चुका है और ये मिरर तो यहाँ आ चुका है भाई, बोलो ना। तो इसके लिए कितने डिस्टेंस है ये, सोच के बताइए। इसके लिए तो सिर्फ डिस्टेंस -r है और हम कहेंगे कि इसका जो फोकल लेंथ है वो होगा r/2 माइनस में। तो हम इसका निकालते हैं 1/v + 1/u = 1/f, और हम कह देंगे कि 1/v + 1/u, u कितना है 1/-r = 1/f, f है -r/2। और हम कह सकते हैं बच्चों 1/v = -2/r प्लस में 1/r, एंड दिस इज, तो अब बता दो इसका डाटा क्या मिलेगा भाई। सोचिएगा, -2/r और प्लस में 1/r। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी कुछ आपको गड़बड़ लग रहा है, देखिएगा। 1/v प्लस में 1/u, u कितना होगा -r, u कितना होगा -r, और हम कह देंगे कि दिस इज -2/r प्लस 1/r, दिस इज माइनस में 1/r। तो इमेज जो बना है वो बना है बच्चों माइनस में r पे, ठीक है। अब चलिए, ये तो समझ में आया। अब जरा समझने की कोशिश करिए कि बात कहाँ जा रहा है। इमेज डिस्टेंस है माइनस में r, इमेज डिस्टेंस है माइनस में r। यहाँ पर भी फंडा है, आपको समझना पड़ेगा, छोटे छोटे मिस्टेक हो सकते हैं। r -2 + 1 -1/r, मतलब ये माइनस में r आ गया। इसका मतलब जो देखो, ये मिरर चूंकि यहाँ पहुँच चुका था, तो इस केस में अगर मिरर यहाँ था तो इससे -r मतलब यहाँ पर है भाई, यहाँ पर इमेज बना है, इससे पीछे है r। इसका जो इमेज का लोकेशन ए का होगा वो यहाँ से r पीछे। अब तुम देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 2r, और ये डिस्टेंस क्या हो गया r। तो इसका मतलब जो फाइनल इमेज का जो लोकेशन होगा वो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -3r, कारण ये डिस्टेंस तो 2r है और ये डिस्टेंस r हो गया, क्योंकि हमने तो इमेज देखा है -r पे बनते हुए। तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ, चूंकि कोऑर्डिनेट तो मेरा x = 0 यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा -3r। तो चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इस सिचुएशन में, बिल्कुल इस सिचुएशन पे हमें देखना होगा कि बिल्कुल इसी टाइम पे बी की कहानी क्या बनेगी। तो मैंने बोला कि 4b, कि इतने समय पे बी की क्या कहानी होगी। तो अब जरा समझिएगा, बॉडी बी x = 0 पे आ चुका है, ये बात हम पहले से जानते हैं। और जो मेरा मिरर है वो यहाँ से 2r डिस्टेंस आगे जाके मिरर रुका हुआ था। तो अब तुम देखो कि इस मिरर के लिए, क्योंकि मिरर यहाँ आ चुका है और ये बॉडी यहाँ है, तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे
कि इस मिरर के लिए कितने डिस्टेंस पे है। इस मिरर के लिए ये -2r डिस्टेंस पे है, सोच के देखिएगा। इस मिरर के लिए कितने डिस्टेंस पे है वो ऑब्जेक्ट। इस मिरर के लिए, मिरर यहाँ है चूंकि, तो इस मिरर के लिए कितने डिस्टेंस पर ये बॉडी होगा, तो -2r। और हम कहेंगे कि इसका जो फोकल लेंथ होगा वो -r/2 होगा। तो हमें पता करना था कि इसका इमेज का लोकेशन कहाँ होगा। तो मैं अभी कर लेता हूँ 1/v + 1/u = 1/f। मैं दोबारा बोल देता हूँ इस बात को। हम कह सकते हैं 1/v प्लस में 1/-2r = 1/f, और f है r/2। अब देख पा रहे हो, f है r/2। तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि 1/v = -2/r प्लस में 1/2r, LCM 2r आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, -4 + 1, इसका मतलब 1/v = -3/2r, और इमेज डिस्टेंस आ गया -2r/3। अब जरा समझने की कोशिश करें कि इमेज डिस्टेंस है -2r/3, मतलब यहाँ से, चूंकि मिरर तो यहाँ हो गया ना, मिरर तो यहाँ आ चुका है और ये बॉडी यहाँ था, तो यहाँ से माइनस का मतलब इधर 2r/3। तो इसका लोकेशन क्या होगा, चूंकि x = 0 यहाँ है और ये डिस्टेंस है 2r/3, तो ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस बराबर ये कोऑर्डिनेट्स। देन लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ ए बी, लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ बी = हम क्या बोलेंगे, 2r में से घटा दो 2r/3 को, 2r में से घटा दो 2r/3 को, तो ये हो गया 3 दूनी 6 2 4 4r/3, एंड द लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ बी इज एट 4r/3। और वो भी माइनस में बच्चों, है ना, माइनस में। क्यों माइनस में, क्योंकि इसके पीछे है, सोचिएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया है बच्चों, मेरा फाइनल आंसर आया कि लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ ए = -3r, और लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ बी = -4r/3। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए फटाफट इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो बच्चों पिछले वाले केस में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था और मुझे लगता है कि ये बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस बहुत अच्छे से समझ में आने लगे होंगे। तो चलिए थोड़े से क्वेश्चंस और करते हैं, थोड़े और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डील करते हैं। तो उसी क्रम में मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन और लिया, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे एक पैराबोलिक मिरर दे रखा है। अब देख सकते हो एक पैराबोलिक मिरर है। कह रहा है इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज। इस केस में हमसे पूछ रहा था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। अब मुझे बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है बच्चों। इस बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो 1/2 और 1/4, और इसका जो ट्रेजेक्ट्री है y = x², मतलब ये पैराबोला है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि y = कितना, तो कहोगे x² गिवन है क्वेश्चन में। मैं इसको dy/dx कर देता हूँ। dy/dx = हो जाएगा 2x, है ना। dy/dx कितना हो जाएगा, 2x। और आप जान रहे हो कि dy/dx जो होता है उसी को हम लोग tan थीटा कहते हैं। तो tan थीटा = 2x। और देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना गिवन है, x का वैल्यू तो 1/2 गिवन है, तो मैं लिखूँगा 2 × 1/2। ठीक है, तो अब समझ में मेरे को आने लगा है कि tan थीटा का वैल्यू 1 आ गया। इसका मतलब थीटा = आ गया 45 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको। अब मुझसे पूछ रहा था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो मैं ऐसे सोचूंगा कि चूंकि मैं बी पॉइंट पे बात करता हूं, तो मैं अगर ऐसे लिखूं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल एट बी पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप क्या होगा। तो बच्चों हम लोगों ने मैथ में पहले से पढ़ा है कि m2 = 1/m1,
बिकॉज m1 इंटू एम टू इक्वल टू 1, ये फार्मूला हमें पहले से पता है। तो चलो मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूँ। तो आपका जवाब होगा 1/m1। m1 क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, ये माइनस में होता है, ये बात तो पता है आपको। m2 इक्वल टू माइनस में 1/m1, तो m2 इक्वल टू 1/m1 और m1 का वैल्यू कितना है 1, इसी को तो हम स्लोप कहते हैं tan थीटा को। तो मैं लिखता हूँ 1, तो इसका मतलब स्लोप आ गया -1। इसका मतलब जो एंगल आया है मेरा वो आ गया है -45 डिग्री, माइनस में 45 डिग्री या 135 डिग्री बोल सकते हो। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ये -45 डिग्री था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 45 डिग्री था। इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 सेशन में। क्या कहना चाह रहा है बच्चों, जरा समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। मान लीजिए कॉनकेव मिरर था, बढ़िया समझना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे थे नीट वालों ने। इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है बच्चों 15 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है वो सेकेंडरी मैटर है मेरे लिए। मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूँ, पहले इसका इमेज निकाल लेता हूँ। तो चलिए इसमें मैं 2 केस बनाता हूँ। पहला केस नंबर 1। अब इस केस में, इस सिचुएशन में हम एक बार इमेज ट्रेस कर लेते हैं, कहाँ इमेज बना था। तो क्या जवाब दोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर। तो मैं इमेज निकाल लेता हूँ कि इमेज बना कहाँ। तो आप बताएं मुझे, 1/v1 प्लस 1/-40 इक्वल टू 1/-15। अब आप बताओ मुझे 1/v1 का वैल्यू क्या हो गया, 1/15 प्लस 1/40। 15 और 40 का एलसीएम ले लो, 5 3 5 8, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 120। अब आप बताओ, ये हो गया -8 और ये हो गया 3, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बातें। हमने सिर्फ एलसीएम लिया है और इस प्रकार हम कह सकते हैं -5/120। और जो इसका इमेज बना था, आप क्या जवाब दोगे, दिस इज -24 सेंटीमीटर पे इमेज बना था। ये पहला सिचुएशन है बच्चों, जरा समझने की कोशिश करें। ये पहला सिचुएशन मैंने दिया था जब हमने इमेज को देखा कि ये सिर्फ 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बना है और वो इस मिरर से। अब हमें क्वेश्चन के आगे के पड़ाव में आइए, जरा समझिए क्या कह रहा है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ था, इसको 20 सेंटीमीटर खिसका दिया गया और वो भी मिरर की तरफ, मतलब इधर 20 सेंटीमीटर खिसका दिया गया। तो अब इसके अगर हम सेकंड केस की बात करें, केस नंबर 2 पे बात करें, तो आपका जवाब हो कि अब की बार जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो होगा सिर्फ -20 सेंटीमीटर, क्योंकि 40 पहले था और 20 खिसका दिया गया, मतलब सिर्फ 20 रह गया। और इसका जो फोकल लेंथ है वो -15 सेंटीमीटर था। तो चलिए मैं इसका इमेज निकाल लेता हूँ कि इमेज कहाँ बनेगा। तो हम कहेंगे 1/v2 प्लस 1/-20 इक्वल टू 1/-15 और 1/v2 इक्वल टू माइनस में 1/15 प्लस 1/20। 15 और 20 का एलसीएम बता दीजिए कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। 5 और 5 3 5 4, 5 3 15, 4 60, एलसीएम 60 आ गया बच्चों। तो हम कहेंगे दिस इज -4, 15 4 -4 और ये हो गया 3। इसका मतलब इमेज डिस्टेंस जो बना है वो -60 सेंटीमीटर पे बना है। अब जरा समझिएगा कि पहले इसका इमेज 24 सेंटीमीटर पे था, कहाँ से, यहाँ से 24 सेंटीमीटर इधर था। अब इसका इमेज -60 पे पहुँच चुका है, किधर, इधर ही। तो पहले मान लीजिए 24 यहाँ था, पहले मान लीजिए 24 यहाँ था, है ना।
अब इसका इमेज यहाँ आ गया है, 60 पे आ चुका है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो शिफ्ट हुआ है वो शिफ्ट तो सिर्फ 36 सेंटीमीटर का शिफ्ट हुआ है, और वो भी किस तरफ, इस तरफ शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। जल्दी से इसको नोट कर लो, हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। तो चलिए बच्चों, अगले केस में अब मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम नहीं लेकर के इसमें एक जनरल क्वेश्चन लेता हूँ। जनरल क्वेश्चन इसमें क्या है ना कि इसमें कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ। मेरे जैसे ये कहने का मतलब है कि कई बार क्वेश्चंस इस प्रकार देगा कि हमें उस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट दे रखा होता है और हमें इमेज का कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा। मान लीजिए इस मिरर का फोकल लेंथ f है, इस मिरर का फोकल लेंथ बच्चों f है। एक ऑब्जेक्ट है x0 y0 कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये y0 क्या लाया, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये y0 क्या लाया और ये x0 क्या लाया। इसका मतलब साफ साफ यही है। तो हमें पता करना था कि जो इसकी इमेज होगी उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होगी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। तो चलिए हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज निकालना होगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज निकालना होगा, तो मैं बारी बारी से इसका निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले इसका x कोऑर्डिनेट निकालता हूँ और देन इसका y कोऑर्डिनेट निकालूंगा। जरा बताएं, हमें पता है पहले से 1/v + 1/u = 1/f। आइए समझिए, चूँकि हम x कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं तो मान लीजिए कि x कोऑर्डिनेट में इमेज जो है उसका नाम रखता हूँ मैं, उसका नाम कुछ रखता हूँ xi, क्या xi नाम दे दिया ऐसे जिसको v कह देता हूँ, प्लस में 1/x0। हम साइन कन्वेंशन यहाँ नहीं इस्तेमाल करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग करते जाएंगे साइन कन्वेंशन, अभी लगाना ठीक नहीं है। 1/v + 1/u = 1/f। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि 1/xi = 1/f माइनस में 1/x0। और हम क्या बोलेंगे कि 1/xi एलसीएम ले लीजिए, दिस इज fx0 एंड दिस इज x0 माइनस f, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, x coordinate of image is now fx0 divided by x0 minus f. This is the x coordinates, this is the x coordinates। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? ये बच्चों हम लोगों ने x कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब किसकी बारी आई है कि जो इमेज है उसकी y कोऑर्डिनेट्स कितनी होगी। तो मैं अब इसका y कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। इस इमेज का y कोऑर्डिनेट्स कितना होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसकी मदद से हम फटाफट क्वेश्चन भी बनाते चले जाएंगे, हमें ज़्यादा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फटाफट इसी में डाल डाल के आंसर निकालते चले जाएंगे। जैसे हमने y कोऑर्डिनेट्स पूछा है आपसे, तो बच्चों आपको अच्छे से पता है मैग्नीफिकेशन होता है -v/u = h2/h1। हम ये उठा लेते हैं और इसी से हम लोग डील कर लेते हैं। तो बताएं, सारे बच्चे बताएं, माइनस में v/u = h2/h1। अब आप मुझे बताओ, माइनस में v को हम लोग लिखे हैं, v को क्या लिखे, ये तो x कोऑर्डिनेट वाला था, तो v को हम लोग लिखे हैं xi और u को लिखे हैं हम लोग x0। पता है ना आपको, u को लिखे हैं x0 और v को लिखे हैं हम लोग xi, ठीक है, = h2/h1। h1 कितना है सोच के बताइए, y0। जरा सोचिए इस बार मेरा h2 का वैल्यू क्या होगा। द वैल्यू ऑफ h2 इज नाउ, माइनस में क्या लिखेंगे, माइनस में y0 इंटू xi/x0। अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं, माइनस में y0
एक्स आई का वैल्यू देखिए कितना आया है, एफ एक्स नॉट बाई एक्स नॉट माइनस एफ इंटू 1 बाय एक्स नॉट। एक्स नॉट से एक्स नॉट कट जाएगा और जो मेरा H2 का वैल्यू आया है वो कितना आया है बच्चों, माइनस में देखिएगा एफ एक्स नॉट एफ वाई नॉट डिवाइडेड बाय एक्स नॉट माइनस एफ। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि जो मेरा कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज निकला है वो क्या इस प्रकार निकल रहा है, देखिएगा ध्यान से। अब एक बार फिर से मैं रिकैप कर दूं, मैंने एक्स आई के बदले में ये पुट किया है एफ एक्स नॉट बाई एक्स नॉट माइनस एफ अपॉन एक्स नॉट से एक्स नॉट कट जाएगा, तो डाटा क्या मिला है, माइनस में वाई नॉट एफ बाई एक्स नॉट माइनस एफ। इसका मतलब जो इसकी कोऑर्डिनेट्स हो जाएगी, जो इसकी कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज होने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार होंगे बच्चों कि एफ एक्स नॉट बाई एक्स नॉट माइनस एफ कॉमा माइनस एफ वाई नॉट बाय एक्स नॉट माइनस एफ। अब जानते हैं अगर इस रिजल्ट को आप याद रखोगे तो हमें बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे ही बनते चले जाएंगे। हम जो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f को हम यूज़ करते हैं, हमें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा ज़्यादा, फटाफट हम इस पे डालते चले जाएंगे और मेरा वैल्यू निकलते चले जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको करना क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस इज नाउ फिनिश्ड। हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। आपको करना क्या है, अब आपको जहाँ मन में आए उस असाइनमेंट से सॉल्व करो और बेसिक पर ध्यान रखो। जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो इस बात को ध्यान रखना कि हमें सबसे पहले, जैसे आप जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसको आप अच्छे से उसको रिवीजन करो, अच्छे से उसको देखो। जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ उस वीडियो को आप अच्छे से देखो। उसके बेस्ड जितने भी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं पहले फंडामेंटल क्वेश्चंस को कर लीजिए, देन आप असाइनमेंट्स के को डील करो। एक एक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अगर आपका क्लियर होने लगेगा देन आप उसको थोड़े थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल पे बढ़ाते चले जाओ और धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ। जब आपसे जेई का प्रॉब्लम बनने लगे, नीट के प्रॉब्लम बनने लगे तो सोचना है कि तुम्हारा बेस ठीक है, तब उस केस में तुम और भी मोर एंड मोर क्वेश्चंस करो। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं तुम्हें समझ में आना चाहिए बातें कि जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चंस करोगे तुम्हारा बेसिक फंडामेंटल उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? तो इसीलिए कोशिश करिए कि फंडामेंटल टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देने का। चूँकि रे ऑप्टिक्स एक ऐसा सेक्शन माना जाता है बच्चों जो बच्चे कहीं न कहीं गलत करके आते हैं। वहाँ पर मैंने अधिकांश बच्चे को देखा है कि रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन गलत कर देता है। कहीं कोई बच्चा कहता है सर साइन कन्वेंशन में दिक्कत हो गया, कोई बच्चा कहता है सर इसमें दिक्कत हो गया, कोई कहता है कहीं दिक्कत हो गया। अरे क्यों दिक्कत हो रहा है? आप फंडामेंटल पर ध्यान दो, बेसिक क्वेश्चंस को क्लियर करो और जैसे बेसिक क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा तो आपका टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ, अब देखो इस वीडियो लेक्चर के बाद आप कहीं से क्वेश्चन करने लायक हो जाओगे। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से इसको करोगे। हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। चलिए आज के लिए इतना ही।